Assalamualaikum ji, welcome to Coffee with Ali. मैं हूं अली सलमान। ख़वातीन और हज़रात, the purpose of this show is to walk you through from past into the future and in this journey हमारे साथ हमेशा हर शो में कोई ना कोई ऐसी शख्सियत होती है जिनका contribution है for development of a certain segment of our industrial fragment of society. So lucky and blessed to have Mr. Wasi Khan with me today, whose journey in the oil sector has been spread over almost 4 decades now. बाकी बातें उनसे करेंगे। वसी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? आप रिलैक्स होके बैठे हैं, आप तो एकदम जैसे कैमरा रोल हो आप सीरियस हो गए। मैंने सोचा कि मेरे भी अच्छे शॉट्स आ जाए। वसी भाई, this is a long journey and this long journey has seen so many highs and lows and ups and downs. Technically पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल जो स्प्रेड है, जो पिछले 15, 20, 25 साल से है, हमने मुशर्रफ साहब का भी टाइम देखा, बहुत सब्सटेंशियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी, फिर जरदारी साहब आते हैं, फिर मियाँ साहब आते हैं, फिर खान साहब आते हैं। सो एंड नो वन इज़ टू बी ब्लेम्ड। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम बाहर होते हैं तो हम चीज़ों को बहुत आसान समझ रहे होते हैं, जब हम पावर कॉरिडोर्स पे आते हैं थिंग्स आर नॉट एज सिंपल। सो स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट हैज़ ऑयल गॉट टू डू इन द ओवरऑल पिक्चर ऑफ पाकिस्तान्स इकोनॉमी? देखिए, ऑयल जो है वो आपकी प्राइमरी एनर्जी सप्लाईज़ का ऑलरेडी ओवर 30% है, बल्कि ये पहले बहुत ज़्यादा था। बाद में गैस आती गई, जैसे जैसे हमने खैर जिस तरह भी गैस को इस्तेमाल किया है, काफ़ी डिबेटेबल है कि हमने तकरीबन ज़ाया ही किया है, और उसको लेके हम गाड़ियों में जलाते रहे, जो भी हम करते रहे, चूल्हों में जलाते रहे, बजाय इसके कि हम उसको कोई यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते। तो ऑयल आहिस्ता आहिस्ता अपनी अब जगह पे आ गया है। तकरीबन 30% मुल्क की प्राइमरी एनर्जी सप्लाई का हिस्सा है। गो के ये कम हो रहा है क्योंकि पावर जनरेशन इसके ऊपर तकरीबन ना होने के बराबर होती जा रही है, और वो अब आहिस्ता आहिस्ता गैस और हाइडल और दूसरे जितने भी रिन्यूएबल्स हैं उनके ऊपर वो जा रही है। लेकिन ऑयल का बहुत बड़ा रोल है किसी भी इकॉनमी में, और पाकिस्तान में भी है। और मैं तो समझता हूँ कि अभी पाकिस्तान तो इस लिहाज से मैच्योर ही नहीं हुआ है कि वो ऑयल को इस्तेमाल सही मानों में करे। पाकिस्तान में ऑयल की जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, जो कि एक कोई दुनिया के लिहाज से या दुनिया के इंडिकेटर्स के मुताबिक कोई बहुत अच्छा साइन नहीं। एग्रीड। ऑयल को तो नॉन एनर्जी प्रोडक्ट्स में जाना चाहिए, पेट्रोकेमिकल्स बनने चाहिए, और बहुत सारे इसके पाकिस्तान का जो इंडिजिनस ऑयल जो हम एक्सप्लोर करके अपने ही रिफाइनरीज में प्रोसेस कर रहे हैं, इट्स व्हाट अबाउट 100,000 बैरल्स अ डे। जी, अब तो कम हो गया है, तकरीबन 70,000 बैरल है। दिस इंक्लूड्स कॉन्डेंसेट आल्सो। दिस इंक्लूड्स कॉन्डेंसेट आल्सो। हमारी ओवरऑल रिलायंस जो वो इंपोर्टेड क्रूड ऑयल के ऊपर है। जी, यूँ समझ लें कि आपके मुल्क की जो डिमांड है वो प्राइमरीली गैसोलीन और डीज़ल है, और इसके अलावा कुछ जेट फ्यूल है, केरोसिन है, एलपीजी है। तो ये सब मिला के अब चूँकि फर्नेस ऑयल फेड आउट ही होता चला गया, तो मैं इन प्राइमरी प्रोडक्ट्स को अगर जमा कर लूँ तो हम 18 से 20 मिलियन टन पे पर एनम का हमारा, और अनफॉर्चुनेटली हम 18 से 20 मिलियन टन पे गुज़िश्ता 30 साल से हैं। ओके। और ये बड़ी एक इस पर हम बात करेंगे आगे जाके, बहुत ही डिप्लोरेबल सिचुएशन है, क्योंकि हम जहाँ खड़े थे 30 साल पहले हम तकरीबन वहीं ही खड़े। तो ये जो आपका सवाल था कि ऑयल की डिमांड कितनी जा रही है और लोकल और उसका क्या फ़र्क है, तो लोकल तकरीबन 10 से 15% आपकी ज़रूरियात को पूरा करता है, और बाकी सारा इम्पोर्टेड है। उसमें चाहे वो क्रूड ऑयल हो चाहे फिनिश प्रोडक्ट। ठीक। तो बाकी मांदा जो है वो 85-90% वो सब इम्पोर्टेड है। अच्छा, हमारा हमेशा से डिबेट रही है कि हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो सिंपल हाइड्रोस्किमर्स हैं या कन्वर्जन रिफाइनरीज इनको कहते हैं, जिसकी वजह से आपने कहा कि बॉटम फर्नेस ऑयल जो है वो हमारा काफ़ी सब्सटेंशिएट होता है। कन्वर्जन हमारी डीप कन्वर्जन अभी तक हम नहीं गए। तो
एक वो हमारा नेगेटिव कैश फ्लो वाला एलिमेंट बनता है फर्नेस ऑयल का। तो क्या ये मुनासिब नहीं है? ये मैं फारूक रहमतुल्लाह नहीं हूँ, लेकिन उनकी स्टेटमेंट कोट कर रहा हूँ कि इन रिफाइनरियों को बंद कर दें और सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करें। तो क्या रिफाइनरी एक मुल्क का स्ट्रेटेजिक असासा होता है, या अगर हम इस वक्त मुल्क के हालात देखें तो हमारे लिए बेहतर है कि हम फिनिश प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करें, क्रूड को रोक लें कुछ अरसे के लिए? बिल्कुल 100% रिफाइनरीज जो है वो मुल्क का स्ट्रेटेजिक असासा है। ओके। और ये अभी हालिया यूक्रेन वॉर से भी पता चल गया है, साबित हो गया, बिल्कुल साबित हो गया कि आपको जब फिनिश गुड प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट हुई तो आपको पता चल गया कि आपके पास रिफाइनिंग कैपेसिटी लिमिटेड है, तो आप दुनिया जहाँ में ढूंढते फिर रहे हैं अपना प्रोडक्ट और वो आपको नहीं मिल रहा। इसकी दूसरी मिसाल ये है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में कहीं भी चले जाइए, क्रूड ऑयल एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें एक मुश्त 6 से 8 प्रोडक्ट होते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट अगर आप मंगाएंगे तो वो अलग अलग होते हैं। Correct. आपकी डिपेंडेंस इंपोर्ट के ऊपर है। आप अगर क्रूड ऑयल मंगाते हैं और उसको यहाँ प्रोसेस करते हैं तो फिर आपको रिफाइनरियों के थ्रू ये प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। अगर आप ये ना करें और आपको इंपोर्ट ही करना पड़े तो आपकी जितनी पोर्ट्स हैं उनको सामने रखते हुए ये तकरीबन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट लाजमी तौर पे। दूसरा मैं आपको और एक एग्जांपल दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि जब ये यूके ने डिसाइड किया कि वो ब्रेक्जिट करेंगे तो उससे पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि यूरोप में जो दूसरी रिफाइनरीज हैं उनसे वो प्रोडक्ट लेते रहेंगे, तो क्यों ना यूके की रिफाइनरियों को वो बंद कर दें। हालांकि उनको तो वहाँ दुश्मनी और बॉर्डर्स और इसका भी इशू नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने अपनी रिफाइनरियाँ बंद की और उनमें से 2 रिफाइनरियाँ तो पाकिस्तान में ही आ गई। दैट्स अ सक्सेस स्टोरी। वसी साहब जिस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हैं वो 2 रिफाइनरीज लेकर आए। एक उन्होंने कैरिजो स्प्रिंग यूएसए से रीलोकेट की, 2 इन्होंने यूके मिल्फर्ड हेवन से की, एंड माशाल्लाह सक्सेस स्टोरी। जी वसी भाई। तो वहाँ ये हुआ कि उन्होंने बड़े इंटेलिजेंटली सोचा ब्रेक्सिट से पहले, जब वो वहाँ से ले रहे थे, उनकी डिपेंडेंस थी वहाँ से, कि हम ऐसा करते हैं इन रिफाइनरी को बंद कर देते हैं और इनकी जगह हम ऑयल टर्मिनल्स बना लेते हैं और हम सब इंपोर्ट करते रहेंगे। जब ब्रेक्सिट हो गया और ब्रिटेन अलग हो गया तो उसके बाद वहाँ से इंपोर्ट तो फिर इंडिपेंडेंट हो गई। Agreed. अब आप उनको मुसीबत पड़ गई कि वो कहाँ से इंपोर्ट करें, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ ने और ख़ास तौर पे जो लॉजिस्टिकल इश्यूज उस वक्त आए तो ब्रिटेन को पहली दफ़ा ये रियलाइजेशन हुई कि हमने गलती की अपनी रिफाइनरीज़ को बंद करके। और रिफाइनरीज़ असूलन और असलन हकीकतन एक स्ट्रेटेजिक एसेट्स है। तो उन्होंने आपसे बोला हमारी रिफाइनरी वापस अच्छा उसी में अब तो तोड़ के वापस करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम हिस्टोरिकली फॉलो कर रहे हैं। 70s 80s का प्रोजेक्ट है ईरान पाक रिफाइनरी, फिर उसका नाम हो जाता है खलीफा पॉइंट कोस्टल रिफाइनरी, फिर हो जाता है जी अबू धाबी पाकिस्तान पार्को कोस्टल रिफाइनरी। आजकल भी वो उसके मुख्तलिफ फेजेस में करके, फिर हमने सऊदी अरब का सुना वो गवादर में आ रहा है अरामको, एंड नाउ दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट 200,000 बैरल्स एंड 300,000 बैरल्स एंड 400,000 बैरल्स इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल पावर। तो द काइंड ऑफ नंबर्स जो रिक्वायर्ड हैं इस तरह की एसेट लगाने के लिए, यू टॉकिंग अबाउट $10 बिलियन एंड अबव। पाकिस्तान में ना किसी के पास इतना इक्विटी का पैसा, ना किसी हमारे बैंकों की एपेटाइट है। आपके ख्याल में ये ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स नहीं थे? मेरी इंडस्ट्री में लोग शायद मेरी इस बात को पसंद ना करें, मगर मैं आपसे एग्री करता हूँ, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते 10 से 15 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट लगाकर कोई 1000-2000 लोगों की मुलाजमतें पैदा करना और फिर उसके बाद उसको पहले रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना और फिर उसको सरप्लस हो जाए तो एक्सपोर्ट करना। एब्सोल्युटली। हमें अपने यहाँ जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो रीलोकेशन है, और उस रीलोकेशन पे मुझे फ़ख्र है कि हमारे ग्रुप ने अमल किया और हमारी, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था, सक्सेस स्टोरी। मैं इसकी एक मिसाल आपको देता हूँ, बड़ी कॉमन लाइफ से मिसाल है कि आपको अपनी फैमिली के लिए एक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, तो अब आप 2 फैसले कर सकते हैं। या तो आप एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज़ गाड़ी ले लीजिए अगर आपके पास इतने पैसे हैं, लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं लेकिन फैमिली को तो आपकी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप ऐसा करें कि आप एक सेकंड हैंड अच्छी चली हुई करोला गाड़ी ले लीजिए
उसको थोड़ा सा ठीक ठाक करके आप चलाइए अपनी फैमिली के लिए। तो हमारे मुल्क के लिए अभी जिस जगह हम खड़े हैं, हमें इसी तरह की सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। हाँ, देखिए ना, हम एक चलते हुए अच्छे प्लांट को या कुछ अरसे पहले बंद किए हुए अच्छे प्लांट को लेकर, और रिफाइनरीज़ को जो लोग समझते हैं, मैं पर्टिकुलरली रिफाइनरीज़ की बात कर रहा हूँ, तो जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं वो जानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी में क्या ज़रूरियात हैं और उनको वक्त के साथ कैसे आप मज़ीद जदीद बना दें। आप उनको लाके यहाँ रीलोकेट करें, यहाँ आप उनको चलाएं, उससे भी वही डीजल बनेगा जो आप किसी नई से बनाएंगे, उससे भी वही गैसोलीन बनेगी। आप यकीन कीजिए कोई फ़र्क नहीं होगा, जितना ऑक्टेन नंबर आपको चाहिए होगा उतना ही हो जाएगी। दूसरी में, आप जिन ऑर्गेनाइजेशन ने ये सिर्फ ऑयल रिफाइनरी में हमने किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने अकेले नहीं किया है। सबसे पहले तो ये एंग्रो ग्रुप ने किया था, बिल्कुल किया। उन्होंने फर्टिलाइजर प्लांट यहाँ पे रिलोकेट बिल्कुल किया। उसके बाद फौजी ने किया, फातिमा फर्टिलाइजर ने किया, केमिकल प्लांट्स आप लोग। अच्छा, वैसे भी एक एंग्रो पॉलीमर ने किया। इस पे टू गाइड पीपल एंड कैरिंग फॉरवर्ड व्हाट यू सेड, चाइना में बहुत सारी रिफाइनरियां अब शहर के अंदर आ गई हैं और इनकी जो सेफ्टी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जहाँ स्कूल आ जाते हैं, पॉपुलेशन आ जाती है, इफ यू नॉट कंप्लाइंग विद इंटरनेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स तो बंद करवा देते हैं सब। अगर हम सीपेक पे जेन्युइनली इसको परस्यू करें तो चाइनीज तो तैयार बैठे हमारा एसेट ले जाओ, वो उसको अपनी इक्विटी देने में तैयार है। फॉर सम ऑड रीजन हमारी हुकूमत इसकी बजाय यूरो 5 रिफाइनरिंग पॉलिसी में यूरो 5 और लाख बैरल से कम की रिफाइनरी ने लगानी। ये मतलब यू डोंट नीड टू आंसर दिस, आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि ये खुदा ना खास्ता ये कोई वेस्टर्न एजेंडा तो नहीं है या नॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर है। मेरे ख्याल में दूसरी बात ज़्यादा दुरुस्त है आपकी, कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, कोई कॉन्स्पायरेसी थ्योरी नहीं है। लेकिन ये कि होता ये है कि हमारे यहाँ लोग जार्गन से और कुछ एनवायरमेंटल के साथ, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के साथ, और जो आजकल दुनिया में बड़े हिट वर्ड्स हैं कि आपने एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट कर ली, इमिशन को कंट्रोल कर लिया, कार्बन क्रेडिट आपने अपने फेवर में कर लिया, कार्बन फुटप्रिंट, इस तरह के नाम बड़े अच्छे लगते हैं। और यूरो 5 और हाई ऑक्टेन लो सल्फर, ये सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आप अपने मुल्क को देखिए। हमारे मुल्क में जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट है, आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड विद योर परमिशन, पैथेटिकली लो है। एग्रीड। मतलब दुनिया में तो लोग शायद शुक्र करें, लेकिन वो उसकी वजह ये है कि हमने तरक्की ही नहीं की। बिल्कुल सही, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुई, तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे पास अभी बहुत मार्जिन है, हमें कोल को भी इस्तेमाल करना चाहिए, हमें तमाम कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके अपने आप को पहले उस लेवल पे लाना चाहिए। प्रिंसिपली एग्री। अच्छा, अब आ जाते हैं यूरो 5 पे। क्या ये दुरुस्त है? कि मेरा एक क्यूरोसिटी है कि जब कुवैत ने रीवैम की अपनी रिफाइनरीज और यूरो 5 पे गए, तो चूंकि हमारा डीजल सारा कुवैत से आता था, तो उनकी स्पेक चेंज होगी, तो हमारा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, तो हमें यूरो 5 को अप्लाई करना पड़ा। जबकि चाइना में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में आज भी यूरो 3 यूरो 4 की बात, तो हमारे पे यूरो 5 का कौन सा ऐसा कोई अजाब नाजिल हुआ था? असल में बात यह है कि जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो अब आपके पास बहुत सारे मसाइल हैं इसके अंदर। या तो आपका एक G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक अरेंजमेंट है, बिल्कुल ठीक है, उसके अपने फ़ायदे भी हैं। अगर आपको यूरो 5 मिल रहा है, लेकिन अगर वो फ़र्ज़ कीजिए कि उसकी कोई कमर्शियल ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि वो आपको एक अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, तो कोई हरज नहीं है। या लेकिन पेमेंट टर्म्स पे मिल रहा है, अगर उस पे मिल रहा है, मेरा मुराद ये थी कमर्शियल टर्म्स। लेकिन अगर आप इस मामले में जैसे और प्रोडक्ट्स में आप आज़ाद हैं, तो वहाँ आपको किसी एक के साथ अपने आप को टाई अप ऐसे नहीं करना चाहिए कि आप मजबूरन एक ज़्यादा कीमत का और बहुत सोफिस्टिकेटेड या सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। जबकि हमारी गाड़ियों की भी तो हालत देख रहे हैं, हमारी डीजल ड्रिवन इकोनॉमी, बस और ट्रकों की हालत भी देख जी। और दूसरी बात ये कि आपकी इकोनॉमी का जो आपकी ट्रांसपोर्ट इकोनॉमी जो कॉमन में आप लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्टेशन को छोड़ दें, 45-50% इज 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स। एग्रीड, ठीक है। और वॉल्यूम वाइज दैट इज अबाउट 40% ऑफ द मिक्स। तो ये आपका ऐसा एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जहाँ पे मेरा अपना ख्याल है कि 85 ऑक्टेन भी सफिशिएंट है
और पहले इस्तेमाल भी होता रहा है। आपको इस किस्म की कोई बंदिश नहीं है कि आप उनके लिए कोई हाई ऑक्टेन प्रोडक्ट लाएं महंगा और अपने मुल्क के ऊपर कोई बोझ बने। एक्सचेकर पे बढ़, वैसे भी आप तो यू बीन इन एडवाइजरी आल्सो ऑफ इस्लामाबाद, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई मेट यू इन इस्लामाबाद, यू मीट ऑल द स्टेक होल्डर, चाहे वो मिनिस्ट्री है, चाहे वो डीजी ऑयल होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, ओगरा होता है, तो आप अपनी इसको वॉइस नहीं करते कि हमें क्यों प्रेशराइज करके आप वो कर रहे हो? क्या ऐसा तो नहीं खुदा ना खास्ता द कंट्रोल ऑफ पॉलिसी मेकिंग इज इन द हैंड ऑफ ऑयल इंपोर्टर्स और ओएमसी? ये आपने बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन पूछा है। नहीं, आई एम फ्री, मैं आपसे बिल्कुल एक कैंडिडेट बातें करने आया हूँ। बहुत हद तक दुरुस्त है आपकी बात। और हमेशा मैं अकेला नहीं, मेरे जितने भी इंडस्ट्री कोलीग्स हैं, दूसरी रिफाइनरियों के हेड हैं, और सब इस पर खुलकर बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट में भी ख़ास तौर पे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको हमने देखा है कि वो खुलकर हमारी बात सुनते हैं और बहुत हद तक अमल भी करते हैं। मैं कह सकता हूँ शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस मामले में बहुत ओपन माइंडेड है। कोई सियासी वाबस्ती और गैर वाबस्तगी का सवाल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारा मुल्क तो बड़ा पोलराइज हो चुका है इस मामले में। लेकिन मैं एक प्रोफेशनल हूँ और मैं एक प्रोफेशनल की हैसियत से बता रहा हूँ, मुझे तकरीबन जितने भी अच्छे प्रोफेशनल्स मिले, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी से रखते हों ताल्लुक़, उनमें लोग सुनते हैं, समझते भी हैं, और सेक्रेटरीज भी हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। बस हमारे यहाँ होता ये है कि हमारे एक्सटर्नल प्रेशर्स, फिर हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत सी चीज़ों में हमें मजबूर कर देती है। आप अगर एक जगह से कर्जा लेते हैं तो फिर आप मजबूर हो जाते हैं कुछ वक्त उनकी बातें मानने को। बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं कि आपने मेरे यहाँ से ये चीज़ें लेनी है, तो आपने मुझसे ये भी लेना है, आपने मुझसे लेकर आपने ये प्लांट लगाने या मुझसे लेकर आपने ये प्रोडक्ट करने, तो ये गरीब बेचारे ये भी मजबूर हो। अच्छा, वैसे भी अब मुझे आज भी याद है, आपने हमेशा बताया कि जब भी रिफाइनरी लगाओ, रिफाइनरी रिक्वायर्स लिटिल स्पेस फॉर द प्रोसेस एरिया, स्टोरेज इस पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, बिकॉज स्टोरेज डिटरमिन आपके पास क्रूड विद होल्डिंग कितनी है, आपके पास प्रोडक्ट होल्डिंग कितनी है, प्राइसेस गो अप एंड डाउन। वी वर ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट अ रिफाइनरी वन, सो आई रिमेंबर दिस वाज द की। मेजर कंज्यूमर ऑफ प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान इज पंजाब। 10, 12, 15 करोड़ की पॉपुलेशन है। हमारा जितना डीजल या मो गैस इंपोर्ट होकर आता है वो पोर्ट पे आता है और यहाँ से पाइपलाइंस के थ्रू, वाइट ऑयल पाइपलाइन से मिड कंट्री जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट। हम जब यूरोपियन यूनियन एक हो सकती है, अभी आपने इंग्लैंड की ब्रेक्सिट की मिसाल दी, बॉर्डर्स खुल सकते हैं, यूरो एक करेंसी हो सकती है। हम इंडिया की रिफाइनरीज जो बिल्कुल दिल्ली पे और अमृतसर के ऊपर बॉर्डर पे लगी हुई हैं, हम ट्रेड करके कोई वहाँ से वाइट प्रोडक्ट नहीं ले सकते। और इसी तरह ईरान से हमारा 1.5-2 बिलियन डॉलर का पेट्रोकेमिकल है, तो हम कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना सकते कि हम पड़ोसी आपस में कोई तरीका कर लें काम करने का और हमारी डॉलर रिलायंस, इम्पोर्ट डिपेंडेबिलिटी खत्म हो जाए। ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि इसके कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। मैंने खुद जाके ईरान के साथ NIOC में बैठकर एग्रीमेंट भी किया जो था। वो डॉक्टर आसिम एक डेलीगेशन लेके मैं उनके साथ गया था। मैं यहाँ पे डॉक्टर सारे रिफाइनर्स गए थे जी, मैं यहाँ पे डॉक्टर आसिम साहब का भी नाम लूँगा। वो बहुत अच्छे बिजनेस एक्यूमेंट रखने वाले आदमी हैं, बहुत समझदार हैं इस मामले में। हम गए थे, हमने ऑयल ईरान के साथ हमने बड़ी सॉफ्ट पेमेंट टर्म्स जी मैंने अपनी कंपनी के लिए किया था। और फिर डॉक्टर साहब ने वहाँ पर जब मैंने उनसे दरख्वास्त की कि सर हमें कुछ इनसे रियायतें दिला दें, तो उन्होंने हमें डेफर्ड पेमेंट की रियायत दिलाई और उन्होंने हंसी खुशी मांग ली। वाह, ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। जैसे मैंने अभी आपको बताया यूरोप हो गया या जैसे UK है, आपके पास कुछ है और उनके पास कुछ है, आप आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, बार्टर कर लें। इंडिया की एक मिसाल है, चलें आपके इंडिया के साथ इश्यूज हैं। ईरान तो आपका अपना एक ब्रादर मुल्क है ना, आपको लैंड के रास्ते से क्रूड ऑयल भी मिल सकता है, आपको लैंड के रास्ते से पाइपलाइनें डालें साहब, आपको फिनिश प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं जो LPG जो अभी इंपोर्ट जो अभी स्मगल हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना, बिल्कुल वो आप ला सकते हैं। आपको नेचुरल गैस जो उन्होंने वहां तक पहुंचाई कर दिया बॉर्डर पे, वहां से कर सकते हैं। तो आप अपने हाथों से जो कॉर्नर शॉप है उससे ब्रेड खरीदने के बजाय आप कई मील ड्राइव करके जा रहे हैं पेट्रोल खर्च करके और वहां से खरीद के ला रहे हैं।